जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस होती हैं ईरान में, तुर्की में, उसके बाद ग्रीस में है, यहाँ पर ये बड़ा इनका सख्त पैरा होता है और जिसकी वजह से ये क्या करते हैं कि एक एक गाड़ी में ही 10-10, 20-20 लोगों को ठोंस कर बुरे हाल से जानवरों की तरह लेकर जाते हैं और लोग इसमें कई सारे अपनी जान से भी हाथ धो बैठते हैं। तो इसलिए कभी भी इस तरह का रिस्क नहीं लेना चाहिए, कभी भी अपनी जान से ज़्यादा को जो है ना ख़तरे में डालकर बाहर जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल WSL कंसल्टेंट। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है व्हाट इज़ इजी वे टू गो एंड सेटल इन कनाडा। कौन सा आसान सा तरीका है जिसके ज़रिए आप कनाडा जा भी सकते हैं और वहाँ पर सेटल भी हो सकते हैं, वहाँ पर काम वगैरह जो भी आपके प्लान हैं, जो भी आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। वो कौन सा ऐसा मेथड होगा, इसके ऊपर हम बात करेंगे। मैं आपको वो पॉइंट्स सारे रखूँगा जिस तरीके से आप कनाडा जा सकते हैं, उन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और फिर एंड पे आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा कि कौन सा आप लोग जो है बेस्ट वे हो सकता है जिसके ज़रिए आप वहाँ पर जाकर सेटल हो सकते हैं, जहाँ पर जाकर इमिग्रेशन ले सकते हैं और बाकी सारी चीज़ें भी कर सकते हैं। तो वीडियो आखिर तक देखिएगा ताकि कोई भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो स्किप ना हो जाए। और आप अगर जाना चाहते हैं, अगर आप वहाँ पर कनाडा में सेटल होना चाहते हैं, तो ये जो वीडियो इस डिटेल आज आपको मिलेगी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। दोस्तों, इसके अलावा अगर आप भी UK, USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इटली या किसी भी और मुल्क में अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर रब्ता करके हमसे अपनी फ्री असेसमेंट करवा सकते हैं। अपने डॉक्यूमेंट शेयर करें, अपना CV शेयर करें, अपना जो है चीज़ें शेयर करें। हम आपके साथ आपको बताएंगे कि आप कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ पे आपका प्रोग्राम्स अवेलेबल है, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है, विज़िट पे कर सकते हैं, वर्क पे कर सकते हैं या आप स्टूडेंट पे कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें ताकि आने वाले दिनों में जो स्टडी अब्रॉड के रिलेटेड, विज़िट के रिलेटेड, वर्क के रिलेटेड वीडियोज़ इस चैनल पर आती हैं वो आपको टाइम से मिलती रहें। दोस्तों, अब आते हैं हम टॉपिक की तरफ। सबसे पहले मैं बात करूँगा कि आपने कभी भी इलीगल जो है वो वे यूज़ नहीं करना। नेवर गो फॉर इलीगल वेज। कोई भी इलीगल तरीके से आप जाने की कोशिश ना करें। आपको ऐसे बहुत सारे लोग मार्केट में मिलेंगे जो आपको कहेंगे कि हम आपको यूरोप ले जाते हैं, हम आपको फ़लानी जगह पहुंचा देते हैं, आप बस हमसे बात करें, आप हमें डन कर लें, आप हमसे सिर्फ पैसे भी बाद में दीजिएगा। इस तरह करके आपको स्टोरी सुनाएंगे। उसके बाद जब आप उनको साथ बात कर लेंगे फिर वो आपसे थोड़े थोड़े पैसे भी चार्ज करना शुरू कर देते हैं। और आपको यूरोप की अक्सर जो है स्टोरी यही होती है कि आपको इधर से बलूचिस्तान से कोयटा लेकर जाएंगे, कोयटा से आगे ईरान का बॉर्डर क्रॉस करवाते हैं, उसके बाद ईरान के बाद तुर्की के बाद फिर वो आपको वहाँ से तुर्की के बॉर्डर से जाके फिर आपको ग्रीस में ले जाकर यूरोप में लेकर जाते हैं। तो ये एक बड़ा ही जान जोखों वाला काम है। इसमें आपको जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस होती हैं ईरान में, तुर्की में, उसके बाद ग्रीस में है, यहाँ पर ये बड़ा इनका सख्त पैरा होता है और जिसकी वजह से ये क्या करते हैं कि एक एक गाड़ी में ही 10-10, 20-20 लोगों को ठोंस कर बुरे हाल से जानवरों की तरह लेकर जाते हैं और लोग इसमें कई सारे अपनी जान से भी हाथ धो बैठते हैं। तो इसलिए कभी भी इस तरह का रिस्क नहीं लेना चाहिए, कभी भी अपनी जान से ज़्यादा को जो है ना ख़तरे में डालकर बाहर जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आप हमेशा लीगल और अथेंटिक वे से जाने की कोशिश करें, इलीगल वेज़ को यूज़ ना करें। कनाडा में भी ऐसे लोग हैं जो जाना चाहते हैं, वो क्या करते हैं, उनको भी यहाँ से दुबई वगैरह लेके जाते हैं, फिर वहाँ पर किसी का पासपोर्ट PC करते हैं या जो है ना जाली स्टिकर वीज़ा लगाकर उसको वहाँ से चढ़ाने की कोशिश करते हैं। समटाइम लोग पकड़े भी जाते हैं, कुछ पहुँच भी जाते होंगे, लेकिन वो बहुत थोड़ी रेशो होती होगी। इस तरह करके जालसाजी करके पहुँचने का कोई 1% ही चांस होता है, अदरवाइज़ 99% लोग कहीं ना कहीं पकड़े जाते हैं। तो इसलिए आप जो है इस तरह के रिस्क ना लें। इस तरह से आप ब्लैक लिस्ट भी हो जाते हैं सारी उम्र के लिए, फिर आप कहीं जा नहीं सकेंगे और फिर आप अगर जहाँ पे पकड़े जाएंगे वहाँ आपको जो है जेल भी हो जाएगी और आपके ऊपर केस भी बन जाता है। तो पाकिस्तान में भी जो लोग पकड़े जाते हैं, अगर किसी तरह से जालसाजी वाले तरीके से गलत पासपोर्ट से जब वो जाने की कोशिश करते हैं, तो जब इमिग्रेशन उनको पकड़ लेती है फिर उनको ठीक ठाक जो है जुर्माना होता है, ठीक ठाक उनको जेल काटनी पड़ती है और वो जो है कई जो उनकी ज़िंदगी जो है ना एक डिफरेंट ट्रैक पे ही चली जाती है। वो जो बाहर जाने का ख्वाब होता है वो बीच में ही रह जाता है, वो इधर जो है अदालतों में और जेलों के धक्के खाते रहते हैं। तो इस तरह से आपने लीगल वे को हमेशा यूज़ करना है,
इलीगल वे पे आपने कभी नहीं जाना। और हमारी यही कोशिश होती है कि आप लोगों के साथ हमेशा लीगल वे, ऑथेंटिक वे और ऐसे जो कि जेन्युइन तरीके हैं उनको ही डिस्कस करें, ना आपको ऐसा कोई मशवरा ना दें जिससे आप जो है ना गलत तरीके पे चलें और आप लोग अपने आप को किसी मुसीबत में फंसा लें। आपने अब आते हैं कि आपने अगर कनाडा जाना चाहते हैं तो वो कौन से लीगल वेज़ हैं। दोस्तों लीगल वेज़ जो हैं उसमें अगर कनाडा के लिए आपके पास लीगल वेज़ 3 हैं। एक तो सबसे पहला ये है कि आप उनके इमिग्रेशन पाथवेज़ को यूज़ करें, जिसमें कनाडा की गवर्नमेंट ने पीएनपी प्रोग्राम है, एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम्स हैं, इसके अलावा स्टार्टअप वीज़ा प्रोग्राम है। इस तरह करके उनके फैमिली रीयूनियन प्रोग्राम है, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं जिनके अंदर आप अप्लाई करें। वो एक लीगल वे, वो इमिग्रेशन का एक लीगल वे है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरा ये है कि आप वहाँ पर विज़िट वीज़ा लेकर चले जाएँ और विज़िट वीज़ा के थ्रू वहाँ पर बाद में आप विज़िट वीज़ा वहाँ पर रहते हुए कहीं पे जॉब का इंटरव्यू दें, वहाँ पे उसको जो है वर्क की ऑप्शन लें और फिर वापस या किसी और मुल्क में जाकर एग्ज़िट होकर अगर आप फिर दोबारा कनाडा का वर्क वीज़ा पे अप्लाई करेंगे तो आपको उस तरह से भी वर्क वीज़ा लीगली मिल जाता है और वहाँ पे आप फिर वर्क वहाँ पे करके उसके बाद आप उसको इमिग्रेशन में कन्वर्ट करवा सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन ये है कि आप स्टडी पे चले जाएँ, स्टडी कंप्लीट करें, उसके बाद पोस्ट स्टडी वर्क परमिट लें और पोस्ट स्टडी वर्क परमिट अगर कंप्लीशन के बाद आप उनकी शहरियत या नेशनलिटी वगैरह के लिए अप्लाई करेंगे तो देन आपको मिल जाएगा। अब जो हम पहला जो तरीक़ाकार है कि जिसमें आपने उनके इमिग्रेशन प्रोग्राम्स को यूज़ करना है, तो इमिग्रेशन जो प्रोग्राम्स होते हैं उनकी सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट्स होती है कि या तो आप उनकी जो इमिग्रेशन स्टार्टअप वीज़ा प्रोग्राम है उसमें आपको अपने कोई ना कोई बिज़नेस आइडिया उसको फ्लोट करना होता है। इसके अलावा एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम है, वो स्किल्ड वर्कर्स के लिए होती है कि अगर आप उनकी स्किल वर्कर की जो डिमांडेड स्किल है, जिसकी उनको ज़रूरत है स्किल वर्कर्स की कनाडा को, उसमें अगर आते हैं और आपका एक्सपीरियंस भी है, आपकी एजुकेशन भी है, इसके अलावा आपकी एज भी उसमें आती है और बाकी आपके पास फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स भी पूरी हैं, तो देन आपको जो है वो मिलता है चांस। तो ये एक सारी चीज़ों को, पहली बात है आपके पास ये सारे ऑप्शंस, सारी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना चाहिए। उसके बाद फिर आप जो है आपकी लक होती है, क्योंकि उसमें ड्रॉज होते हैं, उसमें बैलेटिंग होती है, आपका उस पूल में चला जाता है जिसके अंदर सारे लोगों की एप्लीकेशन आई हुई हैं, उनमें जिनकी सिलेक्शन होती है फिर वो लोग जो है उनको वीज़ा मिलता है। तो ये इसमें चांसेस थोड़े से आपके टाइम टेकिंग भी है ये प्रोग्राम और उसके अलावा ये लेंथी भी है और इसमें चांसेस भी होते हैं क्या हो सकता है आपका हो या ना हो। दूसरा ये है कि आप अब आता है कि आप वहाँ पर जाकर क्या आप वर्क वीज़ा ले सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है कि पाकिस्तान से भी लोग कहते हैं कि जी आप कनाडा का आपको वर्क वीज़ा अप्लाई करवा देते हैं, यहाँ से बैठे बैठे ये कहीं एप्लीकेशन आपकी सबमिट हो जाएगी, तो उसमें भी आपके 2 से 3% चांस होते हैं कि आपको यहाँ पाकिस्तान में बैठकर किसी जगह पे अप्लाई करें किसी कनाडा की ऑर्गेनाइजेशन में और वो आपको जॉब के लिए बुला ले और आप वहाँ पर जाके वर्क वीज़ा लेकर चले जाएँ, तो इसके चांसेस बहुत थोड़े होते हैं। सेकंड ये होता है कि एजेंट भी कहते हैं कि आप हमें पैसे दें और 30 से 40 लाख रुपया और हम आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई वर्क वीज़ा की ऑप्शन निकाल देते हैं, तो आपका वर्क वीज़ा अप्लाई करवा देते हैं, आप कनाडा में जाएँ। तो ये भी चांसेस होते हैं कि इसमें आपका काम होगा या नहीं होगा, ये भी जो है ना सिनेरियो बड़ा ही चांसेस वाला होता है। अब आता है कि जी दो जो और इसके अलावा अगर आप इन सारी चीज़ों को छोड़ देते हैं तो आपको कौन से 2 ऐसे वेज़ हैं जिनको आपने यूज़ करना चाहिए। देखो दोस्तों, मेरा आपको मशवरा ये है कि अगर आप विज़िट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसके ऊपर आपका कोई ज़्यादा खर्चा नहीं होता। आपने 30-40 लाख रुपया नहीं शो करना होता, आपने जस्ट अपनी फाइनेंशियल रिसोर्सेज को शो करना है। आपके अगर एंडिंग बैलेंस एक 1 मिलियन का आ जाता है तो वो भी बहुत आपके लिए काफ़ी है। इसके अलावा आपने वहाँ से अगर कोई इन्विटेशन मंगवा लेते हैं, टूरिस्ट इन्विटेशन मंगवा लेते हैं, कोई बिज़नेस का इन्विटेशन मंगवा लेते हैं, उसके ऊपर अगर आप चले जाते हैं, अगर आप जब एक दफ़ा पहुँच जाएंगे उसके बाद आप वहाँ पर उसको वहाँ पर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अपना वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करें, तो अगर वो आपके साथ बात कर लेते हैं और आपको वर्क वीज़ा की ऑफ़र दे देते हैं तो आप वापस आ जाएँ, पाकिस्तान आ जाएँ और दोबारा से वर्क वीज़ा अप्लाई करें तो आपको वर्क वीज़ा के ऊपर जाने के चांसेस होंगे। तो विज़िट पर जाकर आप उसको वहाँ से वर्क लेकर उसको कन्वर्ट करवा सकते हैं। ये एक ऐसा ऑप्शन है जो कि आसानी से भी लिया जा सकता है और इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा कुछ स्किल भी नहीं चाहिए और इसके ऊपर आपका बहुत ज़्यादा कोई खर्चा भी नहीं होने वाला। तो इस ऑप्शन को आप जो है ना एक तो एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इस ऑप्शन को अवेल कर सकते हैं। दूसरा ये है हमारे स्टूडेंट्स के लिए, जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि उस एज में आते हैं जहाँ पर उनकी विज़िट वाली नहीं है कैटेगरी, मतलब ये है कि वो उनकी अगर एज लेस देन 35 है तो वो फिर स्टूडेंट की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो 35 वाली एज के ऊपर जो है स्टूडेंट भी अगर उन्होंने मास्टर डिग्री पे अप्लाई करना है तो स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं।
और विज़िट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर लेस देन 35 है तो बेहतर है कि वो स्टूडेंट कैटेगरी में अप्लाई करें। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो कि इस एज में आते हैं, उनका एक्सपीरियंस भी है किसी जगह पे काम करने का और बाकी चीज़ें उनकी फाइनेंशियल भी पूरे हैं, तो वो स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करें। वो चाहे डिग्री के लिए अप्लाई करें, चाहे एसजीएस के लिए अप्लाई करें, नॉन एसजीएस के लिए अप्लाई करें, तो वो स्टूडेंट पे चले जाएं। स्टूडेंट का अपना जब वो टाइम पूरा कर लेंगे, चीज़ें पूरी कर लेंगे अपना टाइम, तो उसके बाद उनको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलेगा। पोस्ट स्टडी वर्क परमिट कंप्लीट करने के बाद वो एलिजिबल हो जाएंगे कि वो वहाँ पर पीआर ले सकें, इमिग्रेशन ले सकें। तो दोस्तों ये वो 2 तरीके थे जिनके ज़रिए स्टूडेंट वीज़ा और विज़िट वीज़ा 2 ऐसे तरीके हैं जिनके ज़रिए आप लीगली जा सकते हैं। तीसरा ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ कि आप इमिग्रेशन वगैरह करवा सकते हैं, उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इन 3 तरीक़ों में से 2 ऐसे तरीके हैं जो कि हर बंदा जो कि पढ़ा लिखा है और वो अफोर्ड करता है और वो समझता है कि मैं कनाडा के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, उसके पास बैलेंस भी है और वो इन चीज़ों को अगर पूरी करता है तो वो आसानी से अप्लाई कर सकता है। मज़ीद अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं कि स्टडी पे कैसे अप्लाई करना है, विज़िट पे कैसे अप्लाई करना है, और ये 2 तरीके ऐसे भी हैं जो कि थोड़ा टाइम टेकिंग है। जो इमिग्रेशन का जो स्किल वर्कर की इमिग्रेशन वगैरह है वो टाइम ज़्यादा लेती है। ये 2 जो तरीके हैं ये थोड़ा टाइम लेते हैं। तो आप लोग अगर इसके बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं और पूछना चाहते हैं तो हम आप हमारे कमेंट्स में भी जाकर पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप जो है हमारे दिए हुए नंबर पर रब्ता करके इसके बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, डॉक्यूमेंट शेयर करके अपनी असेसमेंट वगैरह भी करवा सकते हैं। तो आपने जो भी आपका कोई क्वेश्चन हो आप ज़रूर पूछें, इंशाल्लाह हम उसके ऊपर आपको प्रॉपर जवाब देंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।